अभय दुबे जी, देखिए मैं जानती हूं कि आप मतलब सब पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन क्या आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि साइप्रस, अगर आपने उसको बहुत छोटा देश करार दिया, हमने 74 में जब टर्की ने इन्वेजन किया था, हमने साइप्रस का साथ क्यों दिया था? छोटा देश था तो क्यों दिया था? हम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, एक बार मैं आपके जरिए दिखाते हैं आपको। पूरा इतिहास तो पढ़ना जरूरी है ना, कि लड़ाई क्या है, क्यों वो कश्मीर पर हमारा साथ देता है और हम क्यों साइप्रस का साथ देते हैं। साइप्रस पर 1914 तक ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था, फिर 1914 से 60 तक ब्रिटेन के अधीन था, 60 में स्वतंत्र हुआ, 60 से 74 तक संयुक्त साइप्रस चला, लेकिन 74 में ही टर्की ने इन्वेजन कर दिया, आक्रमण कर दिया। उत्तरी साइप्रस पर 1/3 हिस्सा, देखिए ये साइप्रस का मैप है, 1/3 हिस्सा पर कब्जा कर लिया, लेकिन हम साइप्रस के साथ खड़े रहे, हम इन्वेजन में। और भारत ने साफ साफ जो कहा था, अगर आप चाहते हैं तो 74 की बात मैं बता दूं कि इंडिया जो भारत का है वो साइप्रस की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सम्मान करता है। अब आप समझाइए कि छोटा देश था तो हम क्यों साइप्रस के साथ खड़े हुए टर्की के खिलाफ। देखिए अंजना जी, देश इच्छा शक्ति से बड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी और व्यापक लड़ाई है, और ये लड़ाई में जो हम फंसे हैं वो हमारी सरकार की गलत नीतियों की वजह से फंसे हैं। ये मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को। भविष्य के जो खतरे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या देश के साथ नहीं खड़ी है? हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। अभी चीन ने क्या किया है? चीन पाकिस्तान को J-35 छोटे देश पर तो एक जवाब दे दीजिए ना सर, फिर चीन भी चलेंगे। सुनिए ना, छोटे देश पे एक जवाब तो दे दीजिए सर। इतना क्या हमारी रिसर्च टीम ने इतनी मेहनत की है। साइप्रस, मेरे साइप्रस का रिजोल्यूशन बता दीजिए जिसमें उसने पाकिस्तान को आतंकी देश बताया हो। मैं कह रहा हूं ना, मैं चुनौती देता हूं इस पूरे शो के दौरान, कोई एक देश, हमारे सारे सांसद महोदय गए, सार्क के कोई देश नहीं गए, हमारे पड़ोसी देशों में नहीं गए, क्योंकि सारे चीन के इन्फ्लुएंस में है। उसने अफगानिस्तान के साथ अभी और नेपाल के साथ अभी ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। उसने भूटान के साथ 3 स्टेप बाउंड्री एग्रीमेंट कर लिया है। उसने श्रीलंका का हम्बन टोटा ले लिया। वो इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ, हमारे सारे पास के देशों को एंगेज कर लिया, और हमने सार्क को छोड़ दिया, ऑलमोस्ट छोड़ दिया। तब यह सवाल उठता है कि आज पूरे विश्व को इस बात की जानकारी है कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ। सिर्फ मोदी सरकार इसलिए नहीं बताना चाहती कि उसकी छवि खराब हो जाएगी। आप जीपीएस अमेरिका की सैटेलाइट है, गैलीलियो यूरोप की है, ग्लोनास रशिया की है, बेदू चाइना की है, सबने पता लगा लिया कि कितना कैसे हमारे विमानों को मार गिराया, लेकिन ये वॉर की प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हम तो एक रास्ता दिखाना चाहते हैं उनको कि हम किस नए ट्रैप में फंस गए। अगर मोदी सरकार सिर्फ यही प्रचार तक अपने आप को समाचार की सुर्खियों तक सीमित रखेगी तो इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री जी का पहला स्पीच सुनिए 2014 में, जब सारे तीनों फोर्सेस के कमांडर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एनिमी है वो दिखता नहीं है, लेकिन हमारा थ्रेट दिखता है। इसका अर्थ यह था कि प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को दुश्मन नहीं माना, सिर्फ आतंकवाद को माना। ये पहली गलती उन्होंने की और तब से लगातार करते आ रहे हैं। क्या अनुराग भदौरिया जी और अरविंद जी को दिखाइए, उसके बाद से सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगी। जल्दी से आप दोनों से एक कमेंट। अनुराग जी, आपके साथ शुरू करते हुए, क्या ये ऐसा वक्त नहीं है जब पूरे भारत को एक आवाज में बोलना चाहिए? ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि विपक्ष इस बात से खुश नजर आता है कि भाई हम यहां फेल हो गए? भाई अगर कोई कंट्री किसी पर अटैक करता है, आप ही बताइए, कोई दूसरा देश उसकी बड़ाई करेगा कि बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान को मार दिया? ऐसे मामलों में क्या कूटनीतिक तौर पर न्यूट्रलिटी भी, कि उस आक्रमण के खिलाफ नहीं बोलना, आपका समर्थन होता है? हम तो देश के साथ हमेशा खड़े रहे। जब पाकिस्तान ने और हमारे हिंदुस्तान का जिस तरह से वार हुआ, तो क्या विपक्ष नहीं खड़ा था साथ में? क्या विपक्ष साथ नहीं था? विपक्ष तो पूरी तरह से साथ था और सरकार से कह रहा था आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद जब आप समीक्षा करेंगे तो आप पूछेंगे ना कि बुरे वक्त में तो दोस्त काम आते हैं ना। फिर वो दोस्त कहां थे जिनको दोस्त बताती थी भारतीय जनता पार्टी की? कूटनीति काम आनी चाहिए थी ना उस समय। तो ट्रंप साहब का तो अभी आपने 2 बार पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, तो ट्रंप ही नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो। अरे ट्रंप साहब का पार्ट 1 पार्ट 2 देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने वार रुकवाया है ट्रेड की धमकी देके। एक बार नहीं, 11-12 बार बोल चुके हैं। तो आप बोलिए ना ट्रंप साहब झूठ बोलते हैं, सरकार की तरफ से बयान जारी कर दीजिए कि ट्रंप झूठ बोलते हैं। दुनिया की बातें आपने बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कनाडा
से कब कब हमारे रिश्ते खराब अच्छे थे, आज तो रिश्ते कितने खराब है सोचिए आप। वो तो कभी कभी खालिस्तानी को भी सपोर्ट करने लगे। और अगर वो देशों की तो बात ही मत कीजिए, हमारे साथ ना श्रीलंका खड़ा है ना हमारे साथ, तो नेपाल मेरा साथ खड़ा होने वाला देश, वो आज हमारे साथ आंखें दिखाता है। सोचिए आप, चाइना तो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, उसके अगल बगल देश देख लो हमारे साथ कौन खड़ा है, बांग्लादेश, वो भी हम पे कभी बीच में रिश्ते ठीक ठाक हुए फिर आंखें टेढ़ने लगा। अब बताइए कौन ऐसी कंट्री थी जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, कौन देश खुल के साथ आया, बस इतना बता दीजिए आप, जिसने खुल के समर्थन किया और अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान आतंक फैलाता है, जो पाकिस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है। कौन देश भारत के साथ खड़ा हुआ? कूटनीति तो यही देखी जाएगी, और कूटनीति कहां देखी जाएगी, और तो कूटनीति किसी चीज में देखनी जाएगी। आपका कौन सा देश आपके साथ काला धन वापस लाने में सहयोग कर रहा है, जरा बता दीजिए आप। रूस जो हमारे साथ होता था हमेशा से, वो तक पाकिस्तान की बात करने लग गया, वो तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बात करने लग गया। जो रूस जिसको परंपरागत हमारे साथ हुआ करता था उसकी बात कर लीजिए आप दुनिया की बातें गिनाई आपने, टर्की की गिनाई, इजराइल की गिनाई, फिलिस्तीन की गिनाई, इतनी सारी बातें आपने गिनाई। मैं तो सिर्फ सीधा सा सवाल है, ट्रंप साहब क्या झूठ बोल रहे हैं, ये बयान क्यों नहीं करते? दूसरा, हमारे बुरे वक्त में कौन मेरा दोस्त था जो हमारे साथ खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ बताइए, लिस्ट पूरी निकालिए। विपक्ष सत्ता के साथ तो खड़ा हो गई, क्योंकि देश हमारा सबका है। कह रहे विपक्ष ने तो साथ दिया, लेकिन आपको इंटरनेशनली किसी ने लिस्ट निकालिए, कौन से देश ने साथ दिया? देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, इजिप्ट, सऊदी अरब, मालदीव, यूएई, भूटान, यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री, ये लिस्ट है पूरी। ऐसे थोड़ी है, ये तो ये भी कह रहे थे कि G7 में बुलाया नहीं, ये तो ये क्या इन्होंने शोर मचा दिया कि G7 में मोदी जी को बुलाया नहीं गया। वहां के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा वो भी सुन लीजिए कि भारत जैसी आर्थिक महाशक्ति को G7 में होना जरूरी है। किसका बयान है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बयान है। देखिए, गुमराह करने को आप करते रहिए, लेकिन देश की जनता समझ रही है और पूरा विश्व समझ रहा है कि भारत जो है एक आर्थिक महाशक्ति है, और टारगेट भी फिक्स किया हुआ है कि 2047 में विश्व गुरु बनना है। उसी के लिए जो रोड मैप तैयार हो रहा है, उसी पे पिछले 11 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, और काम का रिजल्ट भी आ रहा है। ऐसे ही नहीं चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उसके पीछे समर्पण है, इच्छा शक्ति है, विजन है, और एग्जीक्यूशन टाइमली है। जब ये सब चीजें होती हैं तभी विश्व में कोई देश किसी के साथ खड़ा होता है। अभी आपने इन्होंने अभय दुबे जी ने कर दिया, बड़ा अच्छा कहा कि पाकिस्तान को जो है नहीं वो परमानेंट मेंबर बनाने जा रहे। अरे कहाँ पाकिस्तान पिद्दी का शोरबा, और कहाँ हम लोग 140 करोड़ के जो चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व में, मतलब दोनों को कंपेयर करोगे? हाथ धो गई भाई। देश को भी बदनाम करने में तैयार हो गए, सेना को बदनाम करने में तैयार हो गए, विदेश मंत्री को मुखबर बोल दिया, गद्दार बोल दिया, और पहले ही अनाउंस कर दिया कि विदेश नीति तो पंचर हो चुकी है। ये ऐसे होता है। आप देश की समर्थन में खड़े हो, देश का नाम चाहते हो, या मोदी विरोध में देश के भी पीछे पड़ जाओगे? हमारी समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि कैसे ये कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति पंचर हो गई। अगर विदेश नीति हमारी कामयाब ना होती तो आज विश्व में हम चौथे नंबर पे नहीं होते। लोग हमारी बातें नहीं करते होते कि डेवलपिंग कंट्री होने जा रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और समावेशी विकास के साथ है। देश में पिछले 11 सालों में कौन सा ऐसा सेक्टर है देश में जिसका विकास नहीं किया? चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गांव हो, सबके लिए काम कर रहा है और कोरोना काल में जब संकट आया 147 देशों को फ्री वैक्सीन हम लोगों ने सप्लाई की। उसी वक्त से हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना गरीब लोगों को दिया। तो ये सब चीजें लिखी जाती हैं और सारे विश्व की कंट्रीज इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए मोदी जी को अब तक 28 देशों ने उनका जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो मोदी जी को दिया है। तो ये सब चीजें ऐसे एक दिन में नहीं बनती हैं। हाँ, काम करेंगे, देश के लिए समर्पित रहेंगे, विश्व गुरु बनेंगे 47 में, ये तय है। और उसके तहत अब इनके और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आपने अवार्ड्स की बात की है तो मार्च जी हम दिखा रहे हैं, चाहे वो भूटान हो, रूस हो, अलग अलग जो देश हैं, यूएई, तमाम देशों में, और आज साइप्रस में प्रधानमंत्री को, मॉरिशस, श्रीलंका, डोमिनिका रिपब्लिक, इन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं उसकी भी चर्चा आज खूब हो रही है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, दो बातें, G7
और साइप्रस। अब सुधांशु जी आपके पास वापस आते हुए देखिए, दो बातें, G7 का पंच और साइप्रस बहुत बड़ा कामयाबी को, दोनों पे अब सवाल है कि G7 पे वैसे भी भारत को आमंत्रित किया ही जाता था, तो इसमें बड़ी कामयाबी क्या हो गई? और यहां पर जब ट्रंप से सामना होगा, आपके पास रियल टाइम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो देखिए भारत सरकार अपना रुख साफ कर रही है, हमारा विदेश मंत्रालय साफ कर रहा है, हमारी आर्मी ने की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 14वीं बार 13वीं बार लगातार हर जगह बोल रहे हैं। ये आपके लिए एक रियल चैलेंज होगा वहां पर, उस पर आप एक ट्रंप पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए जो अनुराग जी भी पूछ रहे थे। और दूसरा साइप्रस को लेकर मतलब हम यहाँ से क्या नीति कर, मतलब हमारी क्या स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी क्या करेंगे हम, क्योंकि हम क्या टर्की और चाइना का भी खुलकर नाम नहीं लेने से कतरा रहे हैं? देखिए, जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की बात है, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था, पता नहीं भदौरिया जी उस बात को समझे या नहीं समझे। उनके बयान पे भरोसा है या नहीं है तो पूरा करो, नहीं है तो पूरा मना कर दो। भारत के बयान पे भरोसा है तो पूरा करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। ये जो पिक एंड चूज आप करते हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो 31 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रू सोशल पर यह भी लिखा हुआ है कि जो बाइडेन जो हैं वो तो 2020 में खत्म हो गए थे, और उसके बाद से अमेरिका की जनता जिसको राष्ट्रपति समझती रही है वो तो एक रोबोटिक क्लोन है। अब क्या इनको भरोसा है इस पे? वैसे अंजना जी, इनको इन पे ही भरोसा हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो वो ना, राहुल गांधी ने कहा था, वो जो तुम देख रहे हो ना राहुल गांधी, वो तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। अब एक दूसरा राहुल गांधी जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि उन बयानों पे आपको कितना अगर यकीन है तो मैं आपकी बात पे बात करने को तैयार हूं। ऐसा नहीं हो सकता है आप एक हिस्सा उनका लेंगे और एक हिस्सा भारत का लेंगे और फिर सवाल पूछेंगे। ये मैंने सिर्फ कहा था। अब आते हैं टर्की के मुद्दे पे। अंजना जी, टर्की के साथ इनकी नीति की मोहब्बत बहुत पुरानी है कांग्रेस पार्टी की। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जैसा आपने भी बोला, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की से खलीफत खत्म हुई थी, मगर आपको पता है वो इस्लामी खलीफत रेस्टोर की जाए उसके लिए आंदोलन किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था। किसने समर्थन किया था? कांग्रेस पार्टी ने। और विनम्रता से कहना चाहता हूं महात्मा गांधी ने भी किया था। और यही वो चीज थी जहां से भारत के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हुआ कि भारत के मुसलमानों को देश के बाहर से उनकी भावनाएं जोड़ दी गई। और अंजना जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, उससे मजेदार बात क्या हुई कि टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा आ गए और वहां की जनता ने कहा हमें खलीफा नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। और ये लोग कह रहे थे खलीफा चाहिए टर्की में। तो ये याराना बहुत पुराना है, फिल्मी डायलॉग होता था ना, बहुत पुराना याराना लगता है, तो वो दिखाई पड़ता है। और इनकी विदेश नीति की सोच कितनी संकुचित और कितनी अंदरूनी राजनीति के वोट बैंक से प्रेरित थी, ये इसका प्रमाण है। अब दूसरी बात अभय दुबे जी ने कही, चाइना के साथ इंगेजमेंट, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, बाकी इंगेजमेंट तो है, अभय दुबे जी जरा चाइना के साथ जो आपकी पार्टी का इंगेजमेंट है वही बता देते, अन्यथा बता देते वो कौन सा इंगेजमेंट था जो करार था कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए, मगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं बुलाए गए, मगर सोनिया जी और राहुल जी नहीं बुलाए गए, पूरा गांधी परिवार बुला के स्टेट गेस्ट के रूप में रखा गया। जो लोग सांसद भी नहीं थे उन्हें भी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये कौन से करार का चमत्कार था, जरा वो तो बता दीजिए, तब देश की जनता जानना चाहती है। अब मैं दूसरी बात सुधांशु जी, मैं वापस आपको खींच कर ला रही हूँ। एक सेकंड सर, आप कनाडा पर भी बोल दीजिएगा, लेकिन मौजूदा सरकार की एक अलग इक्वेशन माना जाता था ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ऐसे में क्या आप लोग बैक एंड चैनल से अगर कुछ कर रहे हैं कूटनीतिक उसके लिए, क्योंकि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी ना। हम इधर कह रहे हैं कि हमने उसकी बात नहीं मानी, वो उधर बोलते चल रहा है हर जगह कि हम चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की हमने तो व्यापार के नाम पे आर्म ट्विस्टिंग की है। इस पर हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? और ये आम लोग भी पूछते हैं। आंजना जी, बिल्कुल, मैं उसका भी इस पर अब जवाब दे देता हूं। देखिए, अगर ट्रंप का बयान देखें तो आइए, ट्रंप का पहला बयान, मैं बिल्कुल 8 मई को ट्रंप का पहला बयान आता है, 7 मई को हमने कार्रवाई शुरू की। वो क्या कहते हैं? टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ? टिट का मतलब जैसे को तैसा, यानी उन्होंने माना कि पहलगाम पाकिस्तान ने कराया, भारत ने उसके बाद ठोक दिया, अब रुक जाना चाहिए, उस पर भरोसा नहीं करना है। उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को रुकवाया। अब यह खबर आई कि सरगोदा का बेस यहां पर यह माना जाता है, हमें नहीं पता कि रखे हैं कि नहीं, माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखे हैं।
और जिसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गया। और इसके बाद यह खबर आई कि अमेरिका का एक जहाज गया वहां पर न्यूक्लियर लीक की जांच करने के लिए। 14 मई को कोई जाकर चेक कर ले। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका का कोई जहाज पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक को चेक करने गया है, तो विदेश विभाग का प्रवक्ता कह सकता था ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू के बाहर है। अब आप ये समझिए कि यदि यह माना जाए कि वहां पर किसी प्रकार की न्यूक्लियर लीक की संभावना थी, तो सरगोदा भारत की सीमा से सिर्फ 177 किलोमीटर है। दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर प्रॉब्लम जो रेडिएशन होता तो हमारे से बचने वाला नहीं। अगर मानना, मैं नहीं कह रहा हूं ये क्या सच है, अगर मानना है तो फिर उनकी पूरी बात मानो, विदेश विभाग की भी बात मानिए। ठीक है अनुराग जी, उसके बाद मैं अभय जी आप ही के पास आऊंगी। अनुराग जी और तब मानिए जब विदेश मंत्रालय कह रहा है 10 में से एक चीज को मानूंगा, बाकी को नहीं मानूंगा, ये कैसे चलेगा? अनुराग जी इस पे स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं स्पेसिफिक जवाब मैंने बिल्कुल माना कि हमारी देश की सेना ने, फौज ने ठोका है, घुस के मारा है, बिल्कुल मान रहा हूं। कौन नहीं मान रहा इस बात को? लेकिन तो आप मानने को तैयार नहीं लगता है या विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहे हो, पार्ट 3 भी लेके आए। गुरुजी आपको ट्रम्प भरोसेमंद लगता है या अपना विदेश मंत्रालय? सीधी बात करता हूं तो ये मैं कह रहा हूं, तो ये बोले ना, सरकार बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। हमें क्या दिक्कत है? हम तो यही चाहते हैं ना कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ट्रम्प झूठ बोल रहा है क्योंकि मेरी सेना पे नहीं, मुझे सेना पे भरोसा है। मेरी सेना ने ठोका है, बिल्कुल सही है। ट्रम्प ने जो बोला कि घुस के मारा है, ठोका है, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन ये बताइए ना कि सरकार क्यों नहीं बोलने को तैयार है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं? बोले ना सरकार, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं आपको कि पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 2 पढ़िए, पार्ट 3 पढ़िए। अरे हम पार्ट पढ़ने थोड़ी आए यहाँ पे, आपसे पूछने आए हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। ये सरकारी बयान क्यों नहीं जारी करते? ट्रम्प देश के, हमारे हिंदुस्तान के, जिस तरह के पाकिस्तान को हमारे देश के बराबर में लाके खड़ा कर देते हैं हमेशा। जब देखो पाकिस्तान को हमारे बराबर में लाके खड़ा कर देते हैं। पाकिस्तान के हमारे बराबर में खड़ा होने लायक है क्या? एक हिंदुस्तान मजबूत देश जो अंदर जाके घुस के मारता है उसको, और ट्रम्प साहब उसको लाके हमारे बगल में खड़ा कर देते हैं। आप इस पे 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं मुझे आप। ये होगी बीजेपी के साथ, जवाब पता सुनिए। ही नहीं कि उनकी विदेश नीति है क्या। पहले आप क्लियर कर दीजिए आपकी विदेश नीति क्या है। देखिए, जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने पुनः ये बात कही, मेरे भाई भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का वक्तव्य नहीं सुना क्या? एक नहीं कई बार बोल चुके हैं। रणदीप जायसवाल जी का बाकायदा दिया गया बयान है, किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता नहीं। और मैं फिर दर्शकों से कहना चाहता हूं, ट्रंप के बयान पे भरोसा भदौरिया। ट्रंप ने क्या कहा कि भारत पाकिस्तान में 1000 साल से लड़ाई चल रही है। 1000 साल से चल रही है ना? बोलिए हाँ या ना? बोलिए सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? बोलिए हाँ या ना? अरे मैं तो, अब मैं बता रहा हूं, अरे पाकिस्तान जो ट्रंप ने बोला है, इनको ट्रंप की बात पे क्यों भरोसा है? और हमें देश की सेना पे विश्वास है। नहीं, आप बताइए 1000 साल से भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है जो 77 साल पहले बना है। बोलिए हाँ या ना? आप बोलिए ना हाँ या ना? तो इसके मतलब 1000 साल से पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है। अब मैं बताना चाहता हूं, जो आप बोलते थे, बोलिए हाँ या ना, गलत था। बोलिए ट्रंप के साथ इतनी मित्रता, उसके चक्कर में अब मैं अंजना जी बताना चाहता हूं। देखिए, ये नहीं बोल पाए इसके बारे में कारण जानते क्या है? ट्रंप के बयान पे इनको क्यों भरोसा है? अब मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये भी उसी विचार को मानते हैं कि 1000 साल से चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में पढ़ाता है कि पाकिस्तान 1000 साल से एग्जिस्टेंस में है, और ये उसी भावना को मान के चलते हैं। सच बात है, 1000 साल पहले, आज हम 2025 में बैठे, 1000 साल पहले क्या हुआ था? 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर का विध्वंस हुआ था 1025 में, जो महमूद गजनी ने किया था। और आज पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। अगर 1000 साल की बात मानते हो मेरे भाई, तो भरोसा करो, या फिर कहो कि झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक मैंने बना दिया ये। अरे भाई, जो मीडिया में दिए गए बयान का जवाब मीडिया में दिया जाएगा। अगर ऑफिशियल बयान होगा तो जवाब ऑफिशियल दिया जाएगा। मीडिया में फिर देखिए लगातार बीच में बोल रहे हैं। अनुराग जी बीच में लगातार प्लीज जल्दी से एक बार अरविंद जी और अभय जी, मैं सुधांशु जी आपसे एंड में जवाब सुनती हूँ। एक बार जल्दी से अरविंद जी बोलने और अभय जी बोलने, फिर आपसे लेंगे। जल्दी से अरविंद जी 2-3 लाइन में। अब ये मतलब वो साफ इनकार कर रहे हैं क्योंकि पब्लिकली बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ना ट्रंप। देखो, एक इनको बात विरोधियों को समझनी चाहिए, विपक्षी पार्टियों को, कि एक डिप्लोमेसी की भाषा होती है। जब इंटरनेशनल ग्लोबल रिलेशन होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कंट्री। उसने ट्रंप के बयान का कॉग्निजेंस नहीं लिया है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब अपने कॉग्निजेंस ने लिया, उसको इग्नोर कर दिया, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, और देखिए अभय जी इसी पर जल्दी से। अभय जी, डिप्लोमेसी की एक अपनी भाषा होती है। आपकी सरकार, पार्टी तो सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, आपको भी पता है कि ऐसे आप मतलब कितना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं।
अभय जी को आवाज नहीं जा रही है। सुधांशु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए 2 लाइन में। हाँ, 2 लाइन में कह देता हूं। देखिए, जो डिप्लोमेसी की भाषा नहीं समझ में आती तो मैं सामान्य भाषा बताना चाहता हूं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे रोल प्ले किया है। जब 9 और 10 की रात को पाकिस्तान के कई एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हुए, जो खुद शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है कि 2:30 बजे रात को जनरल आसिम मुनीर ने मुझे बताया कई एयर बेसेस पे इंडिया ने अटैक किया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। तो मतलब सामान्य भाषा में समझिए कि उसने निश्चित रूप से अमेरिका को फोन किया होगा कि दद्दा बचाओ। अब मैं सामान्य भाषा में कह रहा हूं। सर टाइम इतने की इजाजत देता है।